70 के दशक की मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता था। समंदर की खारी हवाओं और मीलों के सायरन के बीच इस शहर की एक बस्ती में बॉम्बे पुलिस का एक हेड कांस्टेबल रहता था, इब्राहिम कास्कर। एक ऐसा नाम जो ईमानदारी की मिसाल था, जिसने ताउम्र अपनी खाकी वर्दी पर रिश्वत का एक मामूली दाग भी नहीं लगने दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए। उसी ईमानदार पुलिस वाले के घर के एक अंधेरे कोने में एक ऐसा नापाक मंसूबा धीरे धीरे आकार ले रहा था, जो आने वाले दशकों तक भारत की छाती पर मूंग दलने वाला था। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में किताबें नहीं, बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने की भूख पल रही थी। वो लड़का जो डोंगरी की सड़कों पर खड़ा होकर उन भाई लोगों को घूरता रहता था, जो महंगी घड़ियां पहनते थे, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते थे और जिनके एक इशारे पर पूरा का पूरा बाजार खौफ से बंद हो जाता था। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। शुरुआत बहुत मामूली थी। डोंगरी की तंग गलियों में छोटी मोटी चोरियां, राहगीरों को लूटना और दुकानदारों से हफ्ता वसूलना। लेकिन दाऊद की प्यास इन चंद रुपयों से बुझने वाली नहीं थी। उस दौर में मुंबई की सड़कों पर असली खिलाड़ियों का राज था। हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और स्मगलिंग की दुनिया का सबसे खूंखार नाम करीम लाला। 20 साल का नौजवान दाऊद समझ चुका था कि समंदर में तैरना है तो मगरमच्छ का साथ चाहिए। उसने करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। उसका काम बेहद सीधा और खतरनाक था। स्मगल किए गए सोने, महंगी घड़ियों और हथियारों की खेप को पुलिस और दुश्मन गैंग्स की नज़रों से बचाकर महफूज ठिकानों तक पहुंचाना। दाऊद ये काम कर तो रहा था, लेकिन वो कोई आम गुर्गा नहीं था। वो एक ऐसा सांप था जो कुंडली मारकर बैठा था, बस सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा था। और वो खूनी मौका उसे जल्द ही मिल गया। करीम लाला के गैंग में उसके दो सगे भांजे भी थे, आलमजेब और अमीरजादा। इन दोनों की आंखों में दाऊद की बढ़ती हुई अहमियत और उसकी चालबाजी एक कांटे की तरह खटक रही थी। इसी बीच एक रात कस्टम विभाग के एक अफसर ने करीम लाला के सोने की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ ली। आलमजेब का खून खौल उठा। उसने बिना कोई वक्त गंवाए उस कस्टम अफसर को किडनैप कर लिया। मुंबई के एक सीक्रेट बेसमेंट में अंधेरे कमरे में उस अफसर को बांधा गया। माथे पर ठंडी बंदूक की नली रखकर आलमजेब ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई पठान का माल छूने की? जान प्यारी है तो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर, वरना तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी बीवी भी पहचान नहीं पाएगी। 70 के दशक में 2 लाख रुपए एक बहुत भारी रकम हुआ करती थी। मामला रफा दफा करने और उस फिरौती की रकम को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी दी गई दाऊद को। और यहीं से दाऊद की कहानी ने अपना पहला काला मोड़ लिया। जब वो 2 लाख रुपए की भारी गड्डियां दाऊद के हाथों में आईं, तो उसके अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग उठा। उसकी नीयत डोल गई। उसने उस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास छुपा लिया और एक छोटी सी रकम ले जाकर आलमजेब के सामने फेंक दी। जब आलमजेब ने सवाल किया कि बाकी का पैसा कहाँ है, तो दाऊद ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, भाई वो लोग इससे ज्यादा का इंतजाम नहीं कर पाए। पुलिस और कस्टम का लफड़ा हो सकता था, इसलिए जो मिला मैं ले आया। लेकिन अंडरवर्ल्ड में झूठ के पैर नहीं होते। पठान भाइयों के अपने सीक्रेट सोर्स और खबरी नेटवर्क थे। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि कस्टम वालों ने पूरा पैसा दिया था। दाऊद ने गद्दारी की थी, और करीम लाला के दरबार में गद्दारी की सिर्फ एक सजा थी, मौत से भी बदतर जलालत। दाऊद को बीच महफिल में दर्जनों खतरनाक गैंगस्टर्स के सामने घसीट कर लाया गया। उसे पीटा गया। लातों, घूसों और डंडों से उसकी वो हालत कर दी गई कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पूरे भरे दरबार में उसे धक्के मारकर गैंग से बाहर निकाल फेंका गया। वो रात दाऊद की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। शरीर खून से लथपथ था, लेकिन दिमाग में एक खतरनाक आग सुलग रही थी। उसी रात उसने कसम खाई कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, वो खुद अपनी गैंग बनाएगा। और वहीं नींव पड़ी डी कंपनी की। उसने अपने सगे भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा को अपने साथ मिला लिया। अब वो सिर्फ स्मगलिंग का काम नहीं कर रहा था, वो मुंबई की सड़कों पर एक पूरी की पूरी पेशेवर फौज तैयार कर रहा था। वो खुद एक एक लड़के को चुनता था। अब बॉम्बे की सड़कों पर रोज खून बहने लगा था। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच की दुश्मनी अब एक रिश्ता हुआ नासूर बन चुकी थी। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल जैसे पुराने डॉन हवा का रुख समझ चुके थे। उन्हें पता था कि ये नई पीढ़ी खून बहाने से पीछे नहीं हटेगी, इसलिए उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन लिए और रियल एस्टेट तथा राजनीति का दामन थाम लिया। लेकिन जो बारूद सड़कों पर बिछा था, उसमें चिंगारी लगनी अभी बाकी थी। साल 1981, रात का गहरा सन्नाटा। दादर का एक पेट्रोल पंप। दाऊद का बड़ा भाई साबिर अपनी फिएट कार में बैठा था। तभी वहां अचानक पठान गैंग की गाड़ियां आ रुकीं। दरवाजे खुले।
हथियारों से लैस शूटर बाहर निकले, जिनमें शामिल था मुंबई का सबसे खूंखार और पढ़ा लिखा गैंगस्टर मान्या सुर्वे। गोलियों की गूंज से दादर दहल उठा, कार के शीशे चकनाचूर हो गए, साबिर का सीना छलनी हो गया और चंद पलों में ही उसकी लाश खून के एक गहरे तालाब में डूब गई। उसी खूनी रात को दाऊद पर भी उसके घर के पास एक जानलेवा हमला हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे बाल बाल बचा लिया। जब दाऊद अस्पताल पहुंचा, जब उसने अपने बड़े भाई साबिर की खून से लथपथ ठंडी लाश को देखा, तो उसके अंदर का बचा खुचा इंसान हमेशा हमेशा के लिए मर गया। उस ठंडे अस्पताल के कमरे में दाऊद ने एक खौफनाक कसम खाई, आज के बाद मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा सांस नहीं लेगा। उन्हें उनके घरों में घुसकर मारूंगा, ये मेरा वादा है साबिर भाई। आलमजेब समझ गया था कि उसने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है। दाऊद अब एक पागल हाथी की तरह हो चुका था, जिसे रोकना नामुमकिन था। अपनी जान बचाने के लिए आलमजेब ने रातों रात मुंबई छोड़कर गुजरात को अपना नया बेस बना लिया। वहां के भ्रष्ट पुलिस वालों और लोकल गुंडों से उसके पुराने रिश्ते थे। लेकिन दाऊद कहां रुकने वाला था। उसने अपने खूनी ऑपरेशंस का दायरा बढ़ाया और गुजरात के मशहूर स्मगलर लल्लू जोगी से हाथ मिला लिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, आलमजेब को उसके अहीगढ़ में घुसकर कुत्तों की मौत मारना। दाऊद ने एक बेहद कुटिल चाल चली। उसने अपनी चालाकी से आलमजेब पर गुजरात पुलिस में एक झूठा केस दर्ज करवा दिया। वो चाहता था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे और फिर दाऊद अपने आदमियों के जरिए उसे जेल के अंदर ही खत्म करवा दे। लेकिन दाऊद का ये पासा उसी पर उल्टा पड़ गया। साल 1983 गुजरात पुलिस ने एक सीक्रेट सूचना के आधार पर छापेमारी की और दाऊद को ही लल्लू जोगी के साथ अवैध हथियारों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे कुफेपोसा कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जैसे ही ये खबर आलमजेब को मिली, उसने तुरंत दाऊद के गुर्गों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दाऊद के दो सबसे खास आदमियों को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। जेल की ठंडी सलाखों के पीछे बैठकर दाऊद को एक बात समझ आ गई थी कि गुजरात में आलमजेब को मारना मुश्किल है। जैसे ही उसे बेल मिली, उसने तुरंत वापस मुंबई का रुख किया। अब उसकी आंखों में एक ही टारगेट था, अमीरजादा। दाऊद एक मौके की तलाश में था और वो मौका उसे मिला 6 सितंबर 1983 को। अमीरजादा को एक पुराने क्रिमिनल केस के सिलसिले में मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश होना था। दाऊद जानता था कि यह काम किसी आम या जाने पहचाने शूटर से नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि पुलिस अंडरवर्ल्ड के हर चेहरे को जानती थी। इसलिए उसने बड़ा राजन की मदद ली। राजन ने एक ऐसा मोहरा चुना जिस पर कोई शक नहीं कर सकता था, डेविड परदेसी। एक दुबला पतला, बेहद कम उम्र का लड़का जो दिखने में किसी कॉलेज जाने वाले सीधे साधे लड़के जैसा लगता था। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था, भारी पुलिस बंदोबस्त था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे और अमीरजादा कटघरे में खड़ा था। तभी भीड़ के बीच से डेविड परदेसी धीरे धीरे बिना किसी घबराहट के कटघरे के करीब पहुंचा। उसकी उम्र और मासूम चेहरे को देखकर किसी भी पुलिस वाले ने उसे रोकने या चेक करने की जहमत नहीं उठाई। डेविड कटघरे के पास पहुंचा, उसने अपनी पैंट के अंदर से रिवॉल्वर निकाली और कहा, अमीरजादा, दाऊद भाई ने अपना आखिरी सलाम भेजा है। पलक झपकते ही भरे कोर्टरूम में जज की आंखों के सामने अमीरजादा के सीने में दनादन गोलियां उतार दी गईं। कोर्टरूम में चीख पुकार और भगदड़ मच गई। अमीरजादा वहीं ढेर हो गया। पुलिस ने तुरंत झपटकर डेविड को पकड़ लिया। लेकिन दाऊद जो खौफनाक संदेश देना चाहता था, वो पूरे भारत के अंडरवर्ल्ड और पुलिस महकमे तक पहुंच चुका था। दाऊद अब सिस्टम को अपने जूतों पर रखना सीख चुका था। 1970 के एक रॉबरी केस में उसे 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन वो बेखौफ बाहर घूम रहा था। 1984 में जब दाऊद के महंगे वकीलों ने एक नए केस में उसकी एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी सेशन कोर्ट में लगाई, तो सरकारी वकील ने कोर्ट रूम में चीखते हुए कहा था, माय लॉर्ड, ये आदमी कोई आम मुजरिम नहीं है, ये एक खूंखार क्रिमिनल है। ये बेल पर बाहर है और बेल पर रहते हुए इसने खुलेआम 5 नए संगीन जुर्म किए हैं। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ काल कोठरी है। लेकिन हमारे सिस्टम की दीमक इस कदर फैल चुकी थी कि दाऊद को फिर से जमानत मिल गई। दाऊद अब पूरी तरह समझ चुका था कि इस सिस्टम को, इसके पुलिस वालों को और इसके वकीलों को कैसे खरीदा जा सकता है। उसने बड़े बिल्डरों, बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर्स को किडनैप करके भारी एक्सटॉर्शन शुरू कर दी। सारा काला धन रियल एस्टेट और बॉलीवुड में लगाया जाने लगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि मुंबई पुलिस के कुछ जांबाज अफसर अब उसके खून के प्यासे हो चुके थे। 1985 के अंत तक जब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से दाऊद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम हमेशा के लिए भारत की सीमा पार कर फरार हो चुका था। वो दुबई पहुंच चुका था। लोगों को लगा कि अब डी कंपनी का पतन हो जाएगा।
लेकिन कहानी तो बस शुरू हुई थी। दाऊद ने दुबई में बैठकर अपने सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और बॉलीवुड के नामी सितारे जब भी दुबई जाते तो दाऊद के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते थे। उस दौरान फिल्म मैगजीन्स में ये अफवाहें भी उड़ने लगीं कि उसका एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अफेयर है और उनकी एक बेटी भी है। दुबई में बैठकर भी मुंबई पर उसकी पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई थी। रोमेश शर्मा जैसे पॉलिटिशियन से लेकर अहमदाबाद का गैंगस्टर अब्दुल लतीफ और यूपी का किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव सब दाऊद के इशारों पर नाच रहे थे। 12 मार्च 1993, मुंबई का वो काला दिन। एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे शहर को खंडहर और शमशान में तब्दील कर दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, हर जगह सिर्फ खून, चीखें, कटे हुए अंग और काला धुआं था। 250 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। वो दाऊद इब्राहिम जो कल तक सिर्फ एक स्मगलर था, अब भारत का सबसे बड़ा और सबसे वांटेड आतंकवादी बन चुका था। इन धमाकों के बाद डी कंपनी टूट गई। छोटा राजन जैसे गैंगस्टरों ने खुद को देशभक्त डॉन घोषित करते हुए दाऊद का साथ छोड़ दिया और उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। डी कंपनी अब पूरी तरह से एक आतंकी सिंडिकेट बन चुकी थी। 1995 तक आते आते दाऊद का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए का आंका गया, जो आज के समय के हिसाब से 6000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। ड्रग्स, हथियार, रियल एस्टेट, दाऊद का ये खूनी साम्राज्य लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई, लागोस और कराची तक फैल चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच क्या है? वो बेताज बादशाह जो कभी मुंबई की सड़कों पर खौफ का दूसरा नाम था, आज वो क्या है? आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की कड़ी सुरक्षा में कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में एक कायर की तरह छिपा बैठा है। वो पाकिस्तानी मिलिट्री की डर्टी ऑपरेशंस की फंडिंग करता है ताकि वो उसे जिंदा रख सके। अपने ही देश की पीठ में छुरा घोंपने वाला वो शख्स आज एक सोने के पिंजरे में तो है, लेकिन उसकी हर एक सांस पर खौफ और मौत का पहरा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट से जुड़े कुछ तथ्यों पर आधारित एक फ्लैश कार्ड सेट तैयार करूं ताकि इसके प्रमुख किरदारों और घटनाओं को आसानी से याद रखा जा सके?